हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, कार्बन और उसके यौगिक, ये हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक के हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। कार्बन और उसके यौगिक, इस टॉपिक के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लेना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बनाता है। देखिए बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात कर रहा है। आप दो बात बच्चों अच्छी तरह से जान लो। कोई परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करता है, तो मेरी बात ध्यान से याद रखना, अगर वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, तब तो वो बनाएगा धनायन। क्या बनाएगा? धनायन। और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब वो बनाएगा ऋण आयन। क्या बनाएगा? ऋण आयन। ये बात आप याद रख लो। कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर वो त्याग रहा है तो वो क्या बनाएगा? धन आयन। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो वो क्या बनाएगा? ऋण आयन। क्या बनाएगा? ऋण आयन। ये बात आप समझ लो। तो यहाँ पे इसने कहा है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त का मतलब है ग्रहण। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित होता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 4 ऋणावेश उसके ऊपर चढ़ेगा। तो इसका मतलब वो क्या बना रहा है? ऋण आयन। धनायन थोड़ी ना बनाएगा। धनायन तो कब बनाएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, तो याद रख लेना, वो ऋण आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऋण आयन। यहाँ पर मैं 2-3 बात और भी बता दूं बच्चों। जितनी भी धातुएं होती है न, कौन? मेटल धातुएं। सामान्यतः धातुओं की अगर बात करूं तो जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये जो धातु होती है ये क्या करती है कि अपने बाहर वाले कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये त्याग करके धन आयन बना देती है। जैसे सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो Na+ बनता है। मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो Mg2+ बनता है। कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है Ca2+ बनता है। एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो Al3+ बनता है। ये बात आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना मेरे दोस्तों? ये बात आपको क्या रखनी है? याद। तो Na+ हो गया, Mg2+, Ca2+, Al3+। ये क्या है सारे? ये सर धातुओं के धन आयन है। कब बने धन आयन? जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो धातुएं क्या बनाती है? इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। क्या बनाती है? धनायन। जबकि बच्चों जो अधातुएं होती है ना, जैसे कार्बन हो गए आपके, अधातुएं जो होती है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। ठीक है, कैसे सर बताना? तो देखो बच्चों, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बच्चों बताऊं कि भाई जैसे अपना हो गया सोडियम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और नाइट्रोजन ने बना लिया N3-। जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो बन जाएगा O2-। तो इस तरह से जैसे क्लोरीन ग्रहण करेगी तो Cl-, तो Cl-, O2-, ठीक है, N3-। ये सारी अधातु के ऋणायन है।
मतलब अधातु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो सामान्यतः अधातुएं जो हैं वो ऋणायन बनाती है। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? सिरका। पहले तो सिरका कहते किसको हैं? तो सर सिरका तो एक इस तरह का पदार्थ है जो एसिटिक अम्ल से तैयार होता है। कौन से अम्ल से? एसिटिक अम्ल किस में होगा? सिरके में होगा, याद रख लेना। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका यानी विनेगर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो एसिटिक अम्ल का सूत्र याद रखो। क्या होता है सूत्र? CH3COOH। दो कार्बन को बच्चों एथ बोलते हैं, और ये आपका हो गया एथ धन ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है ना? तो ये बात आप बच्चों याद रखा करो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एसिटिक अम्ल है, CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल है। ये बात आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो बच्चों यहाँ कहीं दिख रहा है एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल? सर एसिटिक तो नहीं दिख रहा, तो क्या दिख रहा है? सर एथेनोइक अम्ल दिख रहा है। तो फिर एथेनोइक अम्ल को सही कर दो, एथेनोइक अम्ल को क्या कर दो? सही कर दो। ठीक है कि नहीं? ये बात आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। ओके भाई, आगे पढ़ेंगे। लेकिन जानते हो प्रोपेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, इस मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल में एक ही कार्बन होता है। ओके, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध क्या कहलाता है? एक युग्म की साझेदारी। युग्म का मतलब हो गया जोड़ा, वन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पार्टनरशिप तो हो रही है, लेकिन वन पेयर इलेक्ट्रॉन। कितना? वन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है टोटल कितने? दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंध बनता है, सिंगल बंध बनता है, कि डबल बंध बनता है, कि ट्रिपल बंध बनता है? बताओ देखें। ठीक है दोस्तों, एक युग्म का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। तो अब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कैसा बॉन्ड बनेगा? बता सकते हो? एकल बनेगा, द्वि बनेगा, कि त्रि बनेगा? जल्दी बताओ। तो सर जब इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बंध जो बनता है वो बनता है कैसा? एकल बंध। ठीक है, जब दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बनता है डबल बॉन्ड, और जब तीन जोड़ी की साझेदारी होती है तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब बच्चों देखो, इसने कहा दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी। अब बच्चों देखो, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो जो ये एकल बंध, द्विबंध और जो त्रिबंध बन रहे हैं, ये कौन से टाइप के बॉन्ड है? बॉन्ड अलग अलग तरह के होते हैं। आयनिक बंध भी होता है, सह संयोजक बंध भी होता है, और उप सह संयोजक बंध भी होता है। ये कौन से टाइप का बंध है बताओ? सर बहुत सिंपल, ये तो आपका सह संयोजक बंध है, क्योंकि जब दो परमाणुओं के बीच में दोस्ती होती है न, ठीक है ना, तो ये दोस्ती वाला बंध है। ये तो सर सह संयोजी बंध है। ठीक है ना? ये देखो, सह से याद रख लो साझेदारी, साझेदारी वाला बंध सह संयोजक होता है। सीधी सी बात है, ये साझेदारी वाला बंध है। कौन सा? साझेदारी वाला बंध है, इसलिए इसको अपन सह संयोजक बंध कहते हैं। बात याद रख लोगे कि नहीं रख पाओगे? बोल दो। सर याद तो रख लेंगे। बहुत ही बढ़िया। अब देखो बच्चों, एक और भी बंध होता है आयनिक। कैसा बंध होता है मेरे लाडलो? आयनिक बंध। सर ये कैसा बंध है जरा बताना तो मेरे प्यारे लाडलो। आयनिक बंध का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास में एक यौगिक है जिसका नाम है NaCl।
तो यहाँ पे Na ये तो धातु है, Cl ये अधातु है। धातु क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देता है, अधातु को। धातु जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, अधातु को देता है। ये आप याद रख पाओगे या नहीं? सर याद तो रख लेंगे। तो धातु के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन जब अधातु को दिया जाता है तो उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं आयनिक बंध। ठीक है, यहाँ धातु इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए वो धनायन बनाएगा, अधातु इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए वो ऋणायन बनाएगा। धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन देगा, क्या यहाँ साझेदारी हो रही है? नहीं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और दूसरा लेने वाला है। साझेदारी इसको नहीं कहते। साझेदारी तो उसे कहते हैं जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है कि नहीं, वो होती है साझेदारी। ठीक है, याद रख लेना। यह तो आपके स्कूलों वाली समय वाली दोस्ती है। ठीक है, जब क्या होता था, एक फ्रेंड से पैसे लिए, ठीक है, अगले दिन उसने वापस मांगे तो बोला कब दिए, मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो भूल गया। ठीक है, वो वाला मामला है आयनिक बंध। ठीक है, तो ये भैया आयनिक बंध है, पहचानना पड़ेगा। जैसे MgCl2 इसके बीच आयनिक बंध होगा, CaCl2 इसके बीच आयनिक बंध होगा। कैसे पहचाना भाई? एक धातु और दूसरा अधातु हो तो वो यौगिक आयनिक यौगिक होगा और उसके बीच बंध आयनिक बंध होगा। लेकिन दोनों ही अधातु हो तो जैसे CH4, बताओ यहाँ कोई धातु दिख रहा है? नहीं। तो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, इसलिए इनके बीच जो बंध होगा वो होगा सह संयोजक। कैसा बंध होगा? सह संयोजक बंध होगा। कैसा बंध होगा दोस्तों? सह संयोजक बंध होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। इस बात को बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है सर, कोई किसी तरह की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ओके, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहते हैं? ये भी और बता दो। एसिटिक अम्ल का कितने प्रतिशत विलयन सिरका कहलाता है? बताओ देखें। वेरी सिंपल, एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जो विलयन है उसको हम सिरका बोलते हैं। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन को हम सिरका कहते हैं। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है भाई? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, इससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या किया आपने? सही, ये लो। तो इस क्वेश्चन में साझेदारी वाला बंध क्या कहलाएगा? सह संयोजक। ठीक है, ये बात तो हमें याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? बिल्कुल, आगे बढ़ो भाई। अब देखो बच्चों, तो एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहते हैं? तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं बच्चों? सिरका। क्या कहते हैं? सिरका। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। एसिटिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? बता सकते हो? सर फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल का एक और नाम है एथेनोइक अम्ल। और इसमें कार्बन कितने होते हैं? 2। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, श्रृंखलन से कौन सा तत्व बंध बनाने की क्षमता रखता है? श्रृंखलन पहले तो कहते किसको है? देखो, कोई भी एक कोई परमाणु है, वो दूसरे से जुड़ा, दूसरा परमाणु तीसरे से जुड़ा, इस तरह से एक एटम का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, ऐसे एक के बाद एक से अगर कोई जुड़े और लंबी सी श्रृंखला बना दे तो इस प्रॉपर्टी का नाम है श्रृंखलन। श्रृंखलन उस यौगिक में, उस तत्व में होगी जो सह संयोजक बंध बनाने की कैपेसिटी रखता हो।
दो परमाणु के बीच अगर सह संयोजक बंध बनता है, साझेदारी वाला बंध बनता है, तो ही वो लंबी श्रृंखला बना सकता है, अदरवाइज नहीं बना सकता। तो ऐसा है कौन? क्या वो हीलियम है? अरे भाई, हीलियम तो अक्रिय गैस है, ये बेचारा दुनिया में किसी से क्रिया ही नहीं करता, इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन किससे क्रिया करता है और कौन किससे क्रिया नहीं करता, इसे दुनियादारी की परवाह ही नहीं है। किसको? हीलियम को, ऑर्गन को, क्रिप्टन को। ठीक है, ये जो है ना अक्रिय है। हाइड्रोजन, भैया हाइड्रोजन में ऐसा कोई श्रृंखलन व्रंखलन नहीं है। यो कभी आपने सुना है ऐसा? H7, H8, H9, ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन कार्बन के बारे में सुना होगा। क्या? C2, C3, C4, C8, C10, ऐसे बहुत सारे अभी आप पढ़ोगे। देखो तो बच्चों, कुल मिलाकर के कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तभी तो बच्चों, जब कार्बन श्रृंखला में दो हो तो उसका नाम एत से शुरू होता है, और दोनों के बीच एकल बंध हो तो इसको एथेन कहते हैं। श्रृंखला में 3 कार्बन हो तो नाम प्रोप से शुरू होता है, और एकल बंध हो तो प्रोपेन कहते हैं। श्रृंखला में कार्बन 4 हो, ठीक है, तो नाम ब्यूट से शुरू होता है, एकल बंध हो तो ब्यूटेन कहते हैं। 5 अगर कार्बन भी जुड़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। 6 कार्बन भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं कि नहीं? तो बच्चों, ये क्या चीज है? ये श्रृंखलन है। 6 एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो हेक्सेन, 5 एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो पेंटेन। ऐसे तो लाखों यौगिक बना सकते हैं हम, कार्बनिक यौगिक। ठीक है बच्चों, और बाकी जो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो। एक बंद इधर से आ रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, 2 आ रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इस तरह से। ठीक है बच्चों, आपको ये तो शायद मालूम होगा ही कि बच्चों, यहाँ पे जब हम कार्बन को कार्बन से जोड़ते हैं तो बंध के आधार पर हम 3 कैटेगरी बनाते हैं कार्बन की। एक होता है एल्केन, दूसरा हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको हम बोलते हैं एल्कीन, और तीसरा जो होता है वो होता है एल्काइन। ठीक है, अगर कोई कार्बन की श्रृंखला है और उस श्रृंखला के अंदर कहीं कोई ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना वो एल्काइन है। और अगर कोई कार्बनिक श्रृंखला है और उस श्रृंखला में कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना वो एल्कीन है। और अगर कोई कार्बनिक श्रृंखला है वहाँ सारे के सारे बंध एकल है तो समझ लेना वो एल्केन है। क्लियर है? एल्केन के नाम के अंत में एन लगता है, एल्कीन के नाम के अंत में ईन लगता है, और एल्काइन के नाम के अंत में आइन लगता है। ठीक है, याद रखना, आगे बढ़ेंगे। एक बात और बताना चाहता हूं, एल्केन दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा बंध कैसा होगा? एकल। जबकि एल्कीन और एल्काइन ये किस तरह के हाइड्रोकार्बन हैं? असंतृप्त। कैसे बच्चों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाले, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध है या त्रिबंध है तो फिर ऐसा हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा? असंतृप्त। आगे बढ़ेंगे। देखो, तिहरे बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? अभी तो बताया, एकल बंध है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो बताओ। एल्केन का मतलब बंध कैसा? एकल। एल्कीन का बंध मतलब कैसा? द्विबंध। एल्काइन का मतलब बंध कैसा? त्रिबंध। ठीक है, ये बात याद रखो। तो यहाँ राइट क्या होगा? यहाँ राइट होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल। एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त। और एल्कीन और एल्काइन कैसे हैं? असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसकी श्रृंखला में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें
कितने बंध होंगे, ये पूछा है। एथेन, एथेन का सूत्र बता दिया C2H6। तो बच्चों पहले C2H6 की संरचना तो बनाओ, संरचना बनाओगे तभी तो बंध ज्ञात करेंगे। तो ये लो C2 का मतलब ये 2 कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि नाम के लास्ट में एन, एन का मतलब बंध एकल है, इन का मतलब बॉन्ड डबल है, आइन का मतलब बॉन्ड ट्रिपल है। तो एकल बंध हो गया। अब देखो 3 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, तभी तो होगा C2H6। ठीक है, जोड़ दिया। अब जो बॉन्ड है उनको काउंट कर लो, टोटल कितने बंध है। देखो 3 तो हाइड्रोजन वाले ये बॉन्ड हो गए, 3 हाइड्रोजन वाले ये 6 हो गए, और 1 कार्बन वाला हो गया 7। तो बॉन्ड है टोटल 7। कितने हैं? 7। तो दोस्तों एथेन की संरचना के अंदर कितने बंध है? 7। कितने सहसंयोजक बंध है भाई? 7। कहाँ पे लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, दूसरा राइट है। याद रख लोगे कि नहीं? सर बिल्कुल रख लेंगे। इस तरह से बंध निकालने आने चाहिए। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया मेथेन के अंदर कितने बंध होते हैं बताओ, मेथेन का सूत्र होता है CH4। याद रख लेना, मेथेन जितने भी एलिफेटिक यौगिक है उनका मेन है, आधार है। मेथेन को मार्स गैस, गोबर गैस, दलदल गैस भी कहते हैं, याद रख लेना। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका मेथेन है ना, इसका मेरे लाडलो ये संरचना सूत्र है, और मेथेन में 4 बॉन्ड होते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहली बार कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला के अंदर कार्बनिक पदार्थ किस वैज्ञानिक ने बनाया था बताइए बच्चों? पहली बार आर्टिफिशियली एक कार्बनिक पदार्थ, एक ऑर्गेनिक मैटर बनाया था। ठीक है, और उस वैज्ञानिक का नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर। और वोहलर ने दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ को गर्म करके पहली बार कार्बनिक पदार्थ बनाया था। और वोहलर से पहले दुनिया मानती थी कि कार्बनिक पदार्थ तो हम सजीवों के शरीर में बनते हैं, सजीवों के बाहर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। लेकिन बनाकर बताया किसने? वोहलर भाई साहब ने। इसलिए वोहलर को सैल्यूट है। और बर्जीलियस का खंडन किया, क्योंकि बर्जीलियस कहते थे कि हमारे शरीर के अलावा कहीं पर भी कार्बनिक पदार्थ नहीं है, आप खोजते रह जाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेनॉन, ठीक है, यहाँ पे नॉन आ रहा है ऑन। ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है, जिसका क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? देखो दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो याद रख लो। अगर किसी के नाम के लास्ट में ओल आ जाए, क्या? ओल, तो वहां क्रियात्मक समूह होगा एल्कोहल। अगर किसी के नाम के लास्ट में आ जाए ओइक अम्ल, ओइक एसिड, तो वहां क्रियात्मक समूह होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर किसी के नाम के लास्ट में आ जाए एल, तो वहां होगा एल्डिहाइड। क्या? एल्डिहाइड। अगर किसी के नाम के लास्ट में आ जाए ऑन, तो वहां होगा कीटोन। ठीक है, इतना याद रख लो बस। कीटोन तो ऑन, एल्डिहाइड तो एल, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो ओइक अम्ल, एल्कोहल तो ऑल। समझ लोगे? बिल्कुल। मैं 3 नाम लिख रहा हूं, देखो। मैंने लिखा एथेनॉल, एथेनॉल। मैंने लिखा एथेनेल, एथेनेल। मैंने लिखा एथेनॉन, एथेनॉन तो होता ही नहीं। मैंने लिख दिया दोस्तों ये आपका एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब बता दो यहाँ कार्यात्मक समूह कौन सा है? वेरी सिंपल, एथेनॉल ऑल, तो यहाँ एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, एथेनेल, तो यहाँ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। यहाँ एथेनोइक अम्ल, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो दोस्तों इनके पीछे जो, ठीक है ना,
कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो याद रखो बच्चों, इनके नाम के लास्ट में जो अनुलग्न लगा हुआ है, जो प्रत्यय लगा हुआ है, उसके आधार पे हमें फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी आनी चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, कोई दिक्कत हो रही ना है, गड़बड़ मत करना भाई। ब्यूटेनॉन, तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो नहीं होगा, एल्डिहाइड में तो एल लगता है, एल तो यहाँ है नहीं, एल्कोहल में ओल लगता है, ये भी है नहीं, कीटोन में ऑन लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? बता दो बच्चों। खाना बनाते समय तो पता नहीं, खाना खाते समय तो कुछ ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो आप देख लेना, जो बर्तन होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वो अगर गैस के स्टोव पर, सिलेंडर पर रखे हुए हैं और अचानक से एक आध महीने में ऐसा होने लग जाए कि बर्तन के नीचे का भाग ब्लैक हो रहा है, काला हो रहा है बहुत ज्यादा, क्या कारण हो सकता है बताओ? आपने देखा होगा जो गैस के स्टोव के छिद्र होते हैं ना, इस प्रकार के छिद्र होते हैं कि नहीं होते हैं? आज के समय में तो और भी बहुत चीज़ें डिजिटल हो गई है, फिर भी इस स्टोव के जो छिद्र होते हैं, यहाँ से दोस्तों ऑक्सीजन जो है, जो भी अंदर गैस होती है उसको ऑक्सीजन मिलती है और इस वजह से वो आसानी से दहन होता है उसका, ठीक है कि नहीं है? लेकिन दोस्तों मान लो कि यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाए, ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिले, ऑक्सीजन कम मिले, तो जो गैस होगी ना बच्चों, उस गैस का पूरी तरह से दहन नहीं होगा, संपूर्ण दहन नहीं होगा, आधा अधूरा दहन होगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ काले धुएं वाली ज्वाला निकलेगी। कैसी? काले धुएं वाली क्या निकलेगी दोस्तों? ज्वाला। और इसकी वजह से जो बर्तन है उसकी तली किस तरह की हो जाएगी? ब्लैक हो जाएगी, काली हो जाएगी। यह बात हम याद रख लेंगे कि नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, ठीक है ना। तो खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली क्या हो रही है? काली, तो इसका मतलब क्या है तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्या भोजन पूरी तरह से नहीं पका है क्या? भोजन के पकने से इसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई। देखो और एक बात बताऊंगा, जो ईंधन होता है ना दोस्तों, वो ईंधन भी एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है और कार्बन का दहन तभी होगा जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी। जब ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलेगी तो दहन पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, कौन सा सही होगा? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन का जब पूरी तरह से दहन नहीं होगा, याद रखो इस बात को, जब ईंधन का पूरी तरह से दहन नहीं होगा तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरी बात को क्या रख लेना, याद रख लेना, तभी बर्तन की तली क्या होगी? काली होगी, तभी CO2 का उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है। इस बात को कब याद रखोगे बताओ तो सही? अरे सर जब आप बोलोगे तब याद रख लेंगे। तो ये विजय एजुकेशन है मेरे प्यारे साथियों, जहां पर आपको हर एक पॉइंट गहनता और गहराई के साथ पढ़ाया जाता है, जहां हर एक चीज इतनी बेहतरीन तरीके से समझाई जाती है, ठीक है। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि सबसे पहले हर एक टॉपिक की थ्योरी करवाई जाती है और थ्योरी जब कंप्लीट हो जाती है तो इस प्रकार के MCQ सेशन करवाए जाते हैं। और जितने भी बच्चे जो विजय एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म से इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, बच्चों आप एक बार विजय एजुकेशन ऐप से जुड़िएगा, एक बार आप विजय एजुकेशन ऐप से जुड़िएगा, क्लासों को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एक नाम मात्र की फीस में कितनी बेहतरीन स्टडी करवाई जा रही है। आप डेमो क्लास देखिए, फ्री वाली क्लास देखिए, आपको पता चलेगा। अब देखिए आगे चलते हैं। कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कौन सा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है खुले घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, जिनको फर्क नहीं पड़ता। देखो बच्चों, कार्बन के दो तरह के अपर रूप होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। बच्चों क्रिस्टलीय अपर रूप में आपका हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन आता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन,
ये आपके कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है, और क्रिस्टलीय अपरूप उनको कहते हैं जिनका बंध कोण, बंध लंबाई, ज्यामिति निश्चित होती है। और एक होते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप दोस्तों वे होते हैं जिनका कोई फिक्स नहीं होता ज्यामिति, बंध कोण वगैरह, जैसे आपका कोयला, कोल तार, कोल गैस। ठीक है कि नहीं। अब देखो मेरे दोस्तों, मेरी बात को याद रखना कि जो क्रिस्टलीय अपरूप है इनमें जो आपका हीरा है ना, हीरा तो हीरा ही है, क्योंकि हीरे के अंदर हर एक कार्बन परमाणु चारों तरफ से 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। जब कार्बन के चारों तरफ से कोई ना कोई आके जुड़ रहा है तो कार्बन की तो संयोजकता 4 ही है। कार्बन के तो बाहर वाले कोष में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और जब 4 कार्बन जुड़ेंगे तो चारों ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन पीछे बचेगा ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा ही नहीं। तो याद रख लेना, हीरे में कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, और जब हीरे में कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त है ही नहीं, इस वजह से हीरा विद्युत का चालक भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी पदार्थ विद्युत का चालन तब करेगा जब उसमें खुले इलेक्ट्रॉन हो, भागने वाले, दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन हो। याद रख लेना। तो हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। क्यों नहीं है चालक? क्योंकि इसमें क्या नहीं है? मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। ओके, तो फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन है किसमें? ग्रेफाइट में है। ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक खुला इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। याद रख लेना ये बात। इसलिए राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो केवल और केवल ग्रेफाइट है। और याद रख लेना, ग्रेफाइट कार्बन का सबसे स्थायी अपरूप होता है। ये कई बार पूछ लेते हैं, सबसे स्थायी अगर कोई अपरूप है कार्बन का तो दोस्तों वो आपका ग्रेफाइट है। और अगर सबसे कोई कठोर अपरूप है, सबसे कठोर और चमकीला, तो वो आपका हीरा है। ठीक है ना, ये बात भी आप समझ लेना। हीरा होता है चतुष्फलकीय, तो आपका ग्रेफाइट होता है षटकोणीय, और फुलरीन होता है फुटबॉल बंकी बॉल के समान। ठीक है, बिल्कुल। और कोयला तो अक्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है ना, कोक भी अक्रिस्टलीय अपरूप है। ओके, बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़िएगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद क्या होता है? साबुन के बारे में 2 बात सुन लो। एक बच्चों होता है साबुन, दूसरा होता है अपमार्जक। अपमार्जक याद रख लेना बच्चों, 2-3 पॉइंट सुन लो। ठीक है ना। साबुन जो होता है बच्चों, वो हमेशा मृदु जल के साथ ही क्रिया करता है। मृदु जल के साथ क्या करता है? ये क्रिया करता है। लेकिन आपका जो अपमार्जक है वो मृदु व कठोर दोनों के साथ क्रिया करता है। मृदु जल हो चाहे कठोर जल हो, ठीक है ना, दोनों के साथ ही ये क्रिया करता है। कठोर जल का मतलब जिसमें लवण है, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, खारा पानी। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, अगर पानी बहुत ही खारा हो, उसमें लवण ज़्यादा हो, और कपड़े पर आप साबुन लगा रहे हो, साबुन झाग ही नहीं देता, साबुन उसके ऊपर चिपक जाता है। तो याद रख लेना, जहाँ साबुन काम नहीं करे वहाँ सर्फ काम करेगा, डिटर्जेंट काम करेगा, अपमार्जक काम करेगा। क्योंकि अपमार्जक जो होता है बच्चों, वो कठोर जल के साथ क्रिया करता है आसानी से। याद रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे। साबुन किसी भी वस्त्र की जब सफाई करता है तो ये वहाँ पे एक मिसेल नाम की संरचना बनाता है। मिसेल बनाकर वस्त्र की क्या करता है? वस्त्र की सफाई करता है। ओके। और एक बात साबुन के बारे में याद रखो,
बच्चों साबुन की जो अच्छाई है वो सुन लो। साबुन आप कितना भी काम में लोगे तो वातावरण में वो अगर बाहर भी जाएगा, कहीं पे फेंक भी दोगे तो इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि साबुन को सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो अपघटित कर देते हैं, मृदा में मिला देते हैं, इसलिए इससे कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। लेकिन जो डिटर्जेंट, जो सर्फ होता है बच्चों, यह बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है, सूक्ष्म जीव इनका अपघटन नहीं कर सकते। ये बात आप याद रख लेना, और ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। साबुन कैसा है दोस्तों? जैव निम्नीकरणीय है। कैसा है? जैव निम्नीकरणीय। और अपमार्जक कैसा होता है बच्चों? अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है ना। या मैं यूं कहूंगा कि सूक्ष्म जीवों से अपघटन नहीं होता, सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर सकते हैं। यह बात आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, याद रखेंगे, ठीक है कि नहीं सर? है तो बात ठीक। ओके ओके ओके। अब साबुन के बारे में एक बात और सुन लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों जो साबुन होता है, अगर साबुन को बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक लंबी श्रृंखला वाला वसीय अम्ल लेना पड़ेगा, उच्च श्रृंखला का वसीय अम्ल। तो एक लंबी श्रृंखला का वसीय अम्ल लेना पड़ेगा, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के दोस्तों क्या बनेगा? साबुन। और साबुन के साथ एक अन्य उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। याद रखना, जब आप साबुन बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया में ये उत्पाद काम में आते हैं बच्चों, याद रख लेना। साबुन ये उत्पाद ही है अपने आप में, RCOONA और RCOOK, यही है साबुन। यानी लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल का सोडियम लवण जो है वो साबुन ही है। लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल का जो पोटेशियम लवण है वो भी साबुन है। समझ रहे बात को? ठीक है। और अन्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है यहाँ पे? ग्लिसरॉल, ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं यहाँ पे, तो साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद क्या है? साबुन के साथ और क्या प्राप्त होता है? क्या NaOH प्राप्त होता है? नहीं, NaOH तो दोस्तों अभिकारक है। NaOH तो वो पदार्थ है जो साबुन बनाने में काम आता है, ठीक है। वसा अम्ल भी साबुन बनाने में काम आता है। ये दोनों तो साबुन बनाने में काम आते हैं। एल्कोहल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो राइट आंसर होगा ग्लिसरॉल। राइट आंसर क्या होगा? ग्लिसरॉल। जानते हो बच्चों ग्लिसरॉल में कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ग्लिसरॉल में एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है। ग्लिसरॉल में कार्बन कुछ इस तरह से जुड़ते हैं, देखो, CH2 CH CH2, और तीनों ही कार्बन परमाणुओं पर एल्कोहल होता है, OH OH OH। यह है ग्लिसरॉल। ये क्या है? ग्लिसरॉल। याद रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे। आगे बढ़ें दौड़ते हुए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एथिलीन, एथिलीन को एथीन भी कहते हैं। एथीन में कुल कितने बंध होते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड इन एथीन बताओ। देखे एथीन में कितने बंध होते हैं? पहले सर मुझे एथीन का फॉर्मूला तो बताओ। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जिनके नाम के लास्ट में इन लगा हुआ हो उनका फॉर्मूला अगर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, CnH2n। इन्हें बोलते हैं एल्कीन। तो एल्कीनों के जितने भी फॉर्मूले हैं वो इस सूत्र से निकलेंगे, Cn। अब एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो n की वैल्यू है 2, तो H और 2 गुणा n, n कितना है? 2, तो 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। हमेशा इन एल्कीनों में जितना भी कार्बन हो हाइड्रोजन उसका डबल होता है।
कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 होंगे, कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन 16 होंगे। अगर आपको कार्बन के डबल हाइड्रोजन कहीं पे भी सूत्र में दिख रहे हैं तो समझ लेना वो क्या है, आपकी एल्कीन है। एल्कीन की पहचान बड़ी सिंपल है, कार्बन के डबल हाइड्रोजन। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ कार्बन 2 ही है, एथीन में कार्बन 2 होते हैं। तो अगर कार्बन 2 है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2 तो H4। तो अब देखो, तो यहाँ ईन है, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, तो कार्बन और कार्बन के बीच लगा दो डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन 4 है, 2 यहाँ पर लगा दो और 2 ही यहाँ पर लगा दो। तो बच्चों हाइड्रोजन 4 है तो 4 तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना ही दिए, तो 4 तो हो गए हाइड्रोजन वाले बंद। अब बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच में ये बंद कितने हैं, आप इनको 2 बंद मानोगे कि 1 बंद मानोगे, बताओ। यहाँ बच्चे गलती करेंगे। डबल बॉन्ड जो है वो 2 बंद है कि 1 बंद है, बताओ देखें क्या कहोगे बच्चों। अब यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंद है क्या, नहीं, 1 ही बंद है। अरे डबल बॉन्ड को 1 ही बॉन्ड मानेंगे हम। अगर कार्बन और कार्बन के बीच ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो कहीं पर तो उसको भी 1 ही बॉन्ड मानेंगे। वो 2 बॉन्ड कैसे हो सकता है भाई, 2 परमाणु हैं तो 2 परमाणु के बीच तो बंद तो 1 ही होगा ना। तो याद रखा करो इस बात को। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 बंद है टोटल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने आने चाहिए बच्चों। आप मुझे यहां पर बताना, देखें कितने बॉन्ड है, देखो जल्दी बताओ देखें। यहां नंबर ऑफ बॉन्ड आपको बताने पड़ेंगे, कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड। और जो बच्चा इसका नाम बता सकता है वो नाम भी बता दीजिएगा। इस संरचना का नाम क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखो कार्बन कितने हैं, 3, तो C3। हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन 4, C3H4। क्या कार्बन के डबल हाइड्रोजन है क्या, नहीं, डबल से कम है। डबल से जब कम होता है ना तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्काइन बोलते हैं। इसमें कार्बन है 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। प्रोप धन आइन प्रोपाइन, इसका नाम होगा प्रोपाइन। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब बॉन्ड काउंट करते हैं। बॉन्ड कितना है, 1, ट्रिपल बॉन्ड को 1 ही बॉन्ड मानेंगे तो 2, फिर 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 6 बंद है। यहाँ पे कितने बंद है, 6 बंद है। ये बात समझ लेना, ठीक है कि नहीं। कई बार सिग्मा बंद और पाई बंद के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना आना चाहिए मेरे दोस्तों। एकल बंद को हम सिग्मा कहेंगे, पाई डबल। अब देखो एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाना है मुझे, तो बना दो ना, किसने रोका है, तो बनाते हैं। एथेनॉल का मतलब C2H5OH, ये एथेनॉल। एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाना है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये लो, ये एथेनॉल है, ये एसिटिक अम्ल है। एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बना दिया तो यह अभिक्रिया किस तरह की होगी, क्या यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्या यह संकलन अभिक्रिया है, क्या यह रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया है, और क्या यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बता दो देखें। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन बढ़ रहा है, अगर ऑक्सीजन बढ़े तो वो ऑक्सीडेशन होगा 100%। तो यहाँ सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण ही हो रहा है, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तो संकलन किसको कहते हैं, प्रतिस्थापन किसको कहते हैं, ध्यान से सुनो। संकलन के अंदर एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी होती है। हाइड्रोजनीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखो संकलन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे बच्चों ये आपकी हो गई, ये है अपनी एथीन।
अभी मैं बात कर ही रहा था, ये अपनी एथीन है, क्लियर है। मैं क्या करूं, मैं इस एथीन को बोलूं कि बेटा एक काम कर ले, तेरे को हम इधर एक हाइड्रोजन और दे देते हैं और एक इधर दे देते हैं, तो इस डबल बॉन्ड को फेंक दे यहाँ से। तो इसने कहा ठीक है, मेरे को अगर आप हाइड्रोजन दोगे, मेरे साथ हाइड्रोजन का संकलन करोगे, तो मैं एथीन जो है वो एथेन में बदल जाऊंगी। यह है एथीन, ईन है, द्विबंध है, सूत्र होता है C2H4। अब मुझे एथीन से एथेन बनाना है, एथेन। तो एथेन में हाइड्रोजन 6 होते हैं बच्चों, ठीक है। तो कैसे बनेगा ऐसा, देखो एथेन, एन का मतलब होता है एकल बंध, तो एकल बंध लगा दिया। अब देखो पहले से ही इसके पास 2 हाइड्रोजन तो है, येलो 2 है, एक मैंने इसको गिफ्ट में दिया कि जा बेटा मौज कर, एक 2 इसके पास है, एक मैंने इसको भी गिफ्ट में दिया, बोला जा बेटा मौज कर। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं सर, बात तो सही है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे लाडलो, ये एथीन हो गई, ये एथेन हो गया, ठीक है। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। एथेन यहाँ पे एथीन में बदल रही है, एथीन का मतलब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल रही है कि नहीं बदल रही है, बदल तो रही है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल रही है कि नहीं बदल रही है, बिल्कुल। यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन का संकलन हो रहा है, इसे हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। इसी को क्या कहते हैं, संकलन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है वो पैलेडियम और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, याद रखना दोस्तों। और इस तरह की जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं के द्वारा हम वनस्पति तेल को किस में कन्वर्ट करते हैं, वनस्पति घी में। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और यहाँ उत्प्रेरक कौन सा काम में लेते हैं, निकल और पैलेडियम मेरे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। यह काफी अच्छी जानकारी है। वनस्पति तेल जो है वो कैसा हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों। और वनस्पति घी जो है वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे। ब्यूटेन का उच्च समजात कौन है, उच्च का मतलब ऊपर बैठा हुआ है ना, निम्न का मतलब नीचे बैठा हुआ है कि नहीं, कुछ ऐसा ही होगा। अब देखते हैं दोस्तों, प्रोपेन है कि पेंटेन है, पेंटीन है कि एथाइन है, बताओ। ब्यूटेन का उच्च ऊपरी समजात, अब देखो मैं पूरी समजातीय श्रेणी बता देता हूं आपको। ये एन है, एन, तो यहाँ एन वाले रहने दो, बाकी को डिलीट कर दो, ये कर दिया डिलीट। पेंटीन भी नहीं है, एथाइन भी नहीं है, इसका मतलब एक प्रोपेन और एक पेंटेन, इन दोनों में से हैं। लेकिन मैं पूरी श्रेणी बता दूं, देखो देखो दोस्तों, मैं एल्केन की पूरी श्रेणी बता रहा हूं, एल्केन की समजातीय श्रेणी। जानते हो समजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी का मतलब होता है जहां एक ही तरह का क्रियात्मक समूह किसी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक कार्बन वाले को मेथेन कहेंगे, 2 कार्बन वाले को एथेन कहेंगे। सूत्र बता रहा हूँ एक एक करके। CH4 को मेथेन, ये एक कार्बन वाला है भाई, कार्बन एक और बढ़ा दो, कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 के डबल। देखो इन एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। कार्बन जितने भी होंगे उनके डबल से 2 हाइड्रोजन ज़्यादा रखो, तो 2 के डबल 4, 4 से 2 ज़्यादा 6, फिर 3, कार्बन 3 होंगे तो 3 के डबल होते हैं 6, 6 से 2 ज़्यादा 8, 4 के डबल होते हैं 8, 8 से 2 ज़्यादा 10, 5 के डबल होते हैं कितने, 10, 10 से 2 ज़्यादा 12, 6 के डबल होते हैं 12, 12 से 2 ज़्यादा 14। ये दोस्तों एल्केनों के सूत्र इसी तरह से हम लिखते हैं, ठीक है कि नहीं है, याद रखना। अब बच्चों देखो, एक कार्बन वाला मेथेन, 2 कार्बन वाला एथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन, 6 कार्बन वाला हेक्सेन, ठीक है। ये बात कौन याद रखेगा सर, याद तो हम ही रखेंगे। अब एक बात बताओ, देखे क्या बताएं सर, आप एक से दूसरे तक आ रहे हो
तो बताओ बढ़ क्या रहा है। देखो एथेन से प्रोपेन तक आया तो एक कार्बन बढ़ा, कार्बन कितना बढ़ा 1, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहे हैं, कितने 2। तो सर CH2 बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है CH2 बढ़ रहा है सर। ओके, तो इस समजातीय श्रेणी में CH2 बढ़ रहा है। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, बताओ प्रोपेन के उत्तरोत्तर, बात को समझना, प्रोपेन के उत्तरोत्तर 2 सदस्य बताओ। अच्छा, प्रोपेन के उत्तरोत्तर, सर प्रोपेन के उत्तरोत्तर सदस्य है ब्यूटेन और पेंटेन, ठीक है। पेंटेन के ऊपरी 2 सदस्यों के नाम बताओ। ब्यूटेन का ऊपरी है प्रोपेन और एथेन, ठीक है। ब्यूटेन के निचले 2 सदस्यों का नाम बताओ। ब्यूटेन के निचले एक पेंटेन है और दूसरा हेक्सेन है। तो ऊपरी पूछे तो बता दो, निचले पूछे तो बता दो। बात सही है कि बात गलत है? बात तो सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये लो, एल्कीनो का सामान्य सूत्र। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था, मैंने कहा एल्केन का सूत्र निकालना हो तो एक सामान्य सूत्र है, एल्कीनो का सामान्य सूत्र है, एल्काइनो का सामान्य सूत्र है। देखो एल्कीन का तो पहले ही बता दिया था, जितने कार्बन और हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। एल्केन का जस्ट अभी बताया, जितने भी कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। और एल्काइनो का जितने भी कार्बन है उनके डबल से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। ये लो, ये तीनों का सामान्य सूत्र है। इन्हीं सूत्रों के द्वारा आप 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 वाला, 4 वाला, अगर कार्बन की संख्या आपको पता हो तो हम एल्कीन का सूत्र बता सकते हैं। मैं अगर कहूं 3 कार्बन वाला एल्कीन का सूत्र बताओ, 3 कार्बन, तो इधर 3 लगा दो, 3 के 2 गुना कितने होते हैं 6, तो C3H6, वेरी सिंपल। तो देखो एल्कीन है तो CnH2n, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। तो CnH2n+2 ये किसका है भाई, ये एल्केन का है। और -2 किसका है, ये एल्काइन का है। एल्काइन का मतलब जिसकी श्रृंखला में कैसा बंध हो, ट्रिपल बंध हो। एल्केन का मतलब कैसा बंध हो, एकल बंध हो। एल्कीन का मतलब कैसा बंध हो, डबल बॉन्ड हो। इन द्विबंध, आइन त्रिबंध, एन एकल बंध। ओके, CNG का प्रमुख घटक कौन सा है, CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या, कंप्रेस नेचुरल गैस, हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 2 चीजें होती है, एक तो CNG और दूसरी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस नीचे जब भी खुदाई करेंगे तो याद रख लेना, ऊपर कौन सी गैस मिलेगी, CNG, नीचे कौन सी मिलेगी, LPG। LPG भारी है, CNG हल्की है। जो हल्की होगी उसमें कार्बन कम होगा, जो भारी होगी उसमें कार्बन ज्यादा होगा। बस इतना समझ लो, इससे ज्यादा मत समझ लेना, ठीक है ना। तो ये CNG कैसी गैस है, हल्की है। हल्की गैस का अगर रिसाव हो गया तो खतरा कम है। अगर इसका क्या हो गया, रिसाव, तो खतरा क्या होगा, कम होगा। LPG का रिसाव हो गया तो भारी है, खतरा ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। कार्बन किस में ज्यादा, किस में कम, कार्बन कम होते हैं CNG में, कार्बन की मात्रा अधिक होती है LPG में, ठीक है कि नहीं। ये बात कौन याद रखेगा, याद तो हम ही रखेंगे भाई। देखो CNG और चाहे LPG होगा तो कार्बन का यौगिक, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी होगा इनमें, ऑक्सीजन थोड़ी होती है, तो मैथेन होगी आपके CNG में, सीधी सी बात है। अब देखो बच्चों, ये तो क्वेश्चन ही पूरे हो गए, अब करे तो करे क्या, और जाएं तो जाएं कहाँ, तो जाना कहाँ पे है, जाना तो दोस्तों अब आपको, चूंकि घर पे हो आप तो घर पे ही रहना है, लाइब्रेरी में हो तो घर पे जाना है भोजन करने के लिए, ठीक है ना। और जहाँ पे भी हो वहीं पे दोस्तों पढ़ते रहो बस, और इतना बढ़िया पढ़ो
कि आपके ऊपर आने वाली पीढ़ी, आपके मम्मी पापा, आपके गुरुजन गर्व करें। आपका नाम जब भी लिया जाए दोस्तों तो लोगों को प्रेरणा मिले, उदाहरण आप पेश कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि हम तो एक बहुत ही नॉर्मल है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम करता है और वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों अच्छा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। अपने गुरुजनों और माता पिता का सम्मान करो, आदत करो, ठीक है। वही आपके रोल मॉडल है, वही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। तो बच्चों मैं तो एक ही बात कहूँगा, किताबों को अपना दोस्त बनाइएगा और अच्छी तरह से पढ़ाई करिएगा। आज ये समय आपका पढ़ने का है। आज अगर आपने थोड़ा बहुत कष्ट झेल करके पढ़ाई कर ली तो आगे आने वाले कई वर्ष आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आने वाले हैं। और आज अगर अपने शरीर को ये थोड़ा बहुत दुख नहीं दिया तो आगे आने वाला समय दुखों का पहाड़ लेके आएगा, ठीक है। आपको निर्धारण करना है कि मुझे अब थोड़े बहुत कष्ट झेल कर पढ़ना है कि बाद में आजीवन कष्ट झेलने हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।